जी व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। हम बात करें एस्मा पे और डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि इसको कैसे डायग्नोस मतलब एलर्जेंस हम लोग कैसे रिकग्नाइज करते हैं। कुछ पेशेंट का अपना 80% पेशेंट का रोल होता है, 20% जो होता है वो डॉक्टर का रोल होता है और कभी कभी नहीं भी हो पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा डिसेंसिटाइज करने का जो एक तरीका होता है उस पर भी बात करते हैं। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी बेटा मॉर्निंग। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे आपका हैं? सब्जेक्ट जो आ रहा है इस वक्त, मैंने आज डेट आपका प्रोग्राम देखा है ना ही मुझे पोल का सवाल पता है, कोई मसला तो नहीं। अगर पोल का जवाब लेना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा सवाल है कि आप बुफे इफ्तार करना पसंद करते हैं? क्या चीज बूफे? हाँ, जिसमें बहुत सारी डिशेस पड़ी होती हैं। नहीं, बूफे मतलब अगर वो बूफे से मुराद इस खड़े होके और मुख्तलिफ डिशेस पड़ी रहना, वो तो घरों में रिवाज होता नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन हमारे हम जब यहाँ बाहर तो जाते हैं तो होता है ना। जी, जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना। बाहर जाते हैं तो बिल्कुल होता है और होना चाहिए मेरे ख्याल में, हाय अल्लाह, क्यों? ताकि आदमी अपने हिसाब से अपनी डिश ले और अपनी क्वांटिटी जो उसकी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करे, अनशन ना खाए, और वही होना चाहिए मेरे ख्याल में। अरे यूसुफ साहब, आप बहुत अच्छे हैं। पता है हमारे साथ क्या होता है, हम तो कहते हैं वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, सब थोड़ा 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 ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। बल्कि मेरे घर में तो एक रिवाज ये भी है कि हम लोग जो इफ्तारी कर लेते हैं ना, बस उसी को काफी समझते हैं और रात का खाना नहीं खाते। ओके, चले, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है। बिल्कुल तो बड़ी कीजिए। तफसील से बताया है इन्होंने। जी जी। तो ये इससे डॉक्टर साहब के जवाब से ये मतलब लिया जाए कि एलर्जी या दमा, एलर्जी की एक किस्म है दमा भी, तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि भाई 6 चीजें सिर्फ इंजेक्शन से मालूम होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये इलाज कराना चाहिए या इस पे वक्त और पैसा जाया नहीं करना चाहिए? एक बात, एक मिनट यूसुफ साहब, 6 चीजें इंजेक्शन से मालूम होती है? डॉक्टर साहब ने बताया ना कि 6 टेस्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, अच्छा उसके बात है, ठीक है, ओके। 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 6 टेस्ट सफिशिएंट नहीं है तो इस पे पैसा जाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस पे वक्त जाया करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और ये भी जरूर बताएं कि अगर कराए ये इलाज तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, जो दवाइयाँ जिस्म में दाखिल करके टेस्ट की जाती हैं उसके कोई नुकसान तो नहीं है? ठीक है। दूसरा ये पूछना है कि जो दमा का जो मर्ज है, इसका अब तो कारपेट का रिवाज बहुत कम हो गया है, वरना वॉल टू वॉल कारपेट पहले हम बिछा हुआ होता था, उसका क्या किरदार है? दूसरा एयर कंडीशनर है, जिसका नाम तो एयर कंडीशनर है, लेकिन दमे के मरीज के लिए देखा ये गया है कि वो मुफीद नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ठीक है यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक एक करके सारे एलर्जेंस के नाम ले दिए उन्होंने। तीन सवाल अब उसमें यूसुफ साहब ने किए। इसमें पहला सवाल तो ये आया कि क्या अगर हमें एलर्जन या कॉजेज़ का पता ना चले दमे के अपने कि किस वजह से ये हो रहा है, तो क्या हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यकीनन सर जाना चाहिए, क्योंकि पहला फैक्टर तो ये है मरीज़ के लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि हमें उसका इलाज कैसे करना है। अगर किसी को इस वक्त सांस की तकलीफ़ हो रही है, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, उसे मुसलसल खांसी है, या उसको रात में बार बार उठना पड़ता है, कोई इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं, रूटीन में अपनी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो हमें कम से कम पहले तो उसे सिम्टम को रिलीफ करना चाहिए। तो इलाज यकीनन करना चाहिए। कॉज सेकेंडरी चीज़ है। आपने भी बात की एक मिनट इनहेलर की, थोड़ा सा हट रहे हैं, बट मुझे पूछना है कि आप रोज़े की हालत में इनहेलर यूज़ कर सकते हैं? फ़िक़्ह हनफी के एतबार से नहीं कर सकते। ओह, ठीक, इसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ तो थाट्स फिर हैं। आसमा वाले पेशेंट्स क्या करें? डिपेंड करता है। देखिए वरना जी, they can't जी fast? मैं जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि बेसिकली हम इस वक्त डॉक्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेडिकली टर्म से बात करेंगे। अगर किसी को अस्थमा के दौरान एक इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है, यकीन उसे लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि उसकी नीड कितनी है, उसकी इमरजेंसी कितनी है। अगर आप मजहबी हवालों से बात करते हैं तो इसमें कुछ मुख्तलिफ थाट्स हैं जो सऊदी अरब में या इजिप्ट की तरफ, इसमें जो उलमा का इज्तिमा है, इज्तिहाद है, वो इसमें यह है कि उसमें अगर अब स्पेसर के साथ इस्तेमाल किया जाए, चैम्बर के साथ इस्तेमाल किया जाए, अच्छा, तो उसके साथ वो अलाउ करते हैं। लेकिन फ़िक़्ह हनफी के एतबार से इस वक्त हमारे उलमा इसमें मुत्तफ़िक नहीं है, तो इसलिए हम इसको ना ही कहेंगे। अच्छा, ठीक तो इस है। वक्त आप इनहेलर रोज़े की हालत में नहीं ले सकते हैं फ़िलहाल, जिसमें हम बात करते हैं। अब आई जो बात जो हमने कहा कि इसमें इलाज करना, यकीन देखिए इलाज आप इसलिए करते हैं कि आपके सिम्टम रिलीज़ हों।
आप जिस वजह से तकलीफ़ में हो, तकलीफ़ बेहतर हो, तो यकीनन इलाज करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या इलाज पे मुख्तलिफ दवाइयाँ जो जिस्म में जाती हैं तो क्या उनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए यकीनन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन दवाओं की अफादियत भी है। हम इस वक्त अस्थमा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस बेहतर पोजीशन में है कि हमारी अमूमी तौर पे जो इलाज है, जो रीसेंट इलाज है, वो इन्हीलर्स पे मुश्तमिल है। तो इन्हीलर्स तो बेसिकली आपके जिस्म में दाखिल नहीं होते। ये तो बेसिकली इसी तरह है कि जैसे आप नाक का कोई मसला हो तो नाक के कतरे आप डालते हैं, आँख का मसला हो तो आँख के कतरे डालते हैं, टैबलेट नहीं लेते। तो इसी तरह अस्थमा में भी मुख्तलिफ तरीके से इन्हीलर्स हैं। इन्हीलर्स आपके जिस्म में या आपके ग़िज़ा की नाली में या आपके मैदे में दाखिल नहीं होते, इसलिए वो जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। इन्हीलर आपने सीधा लिया, वो सीधा आपके लंग्स में गया, उस टारगेटेड जगह पे उसमें जहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन थी वो उसने उसको रिलीफ किया और वो वापस निकल आया। तो उसका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से यकीनन लंग्स की जो मेडिकेशन है या एस्थमा की जो मेडिकेशन हैं उसमें इन्हीलर्स एक ऐसी ईजाद है जिसने हमें इसके साइड इफ़ेक्ट से बहुत कम कर दिए हैं। यकीनन ना तो नहीं कह सकते लेकिन कम कर दिए हैं। तीसरा सवाल में वो यही पूछ रहे थे कि कारपेट, वॉल टू वॉल कारपेट और देखिए हमने इस पे बात की कि जो कोई पॉजिटिव फैक्टर हो जो कि अस्थमा को ट्रिगर करे। पॉजिटिव फैक्टर मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हमने बात की। जो कारपेट है उसमें हाउस डस्ट माइट होती है, ये सिर्फ कारपेट में नहीं होती, ये हमारे पर्दों में भी हो सकती है, ये हमारे सोफे जो अगर वॉलन वाले हैं उस पर भी हो सकती है, और बेडशीट्स अगर आप चेंज ना करें तो उससे हो सकती है। लेकिन एक मेजर फैक्टर, मेजर बर्डन चूँकि उस ज़मीन पे मौजूद होता है, ग्रेविटी के हवाले से हर चीज़ नीचे गिरती है, तो वहाँ पे उनका लोड बढ़ा हुआ होता है। तो अगर उसको अवॉइड किया जाए तो यकीनन बेहतर होना चाहिए और फ़र्क पड़ता है। हमने देखे हैं बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं जिन्होंने कारपेट निकालने के बाद अपनी सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा कमी महसूस की है, और ये तो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। तो कर देने में कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू डॉक्टर। आप गुड हेल्दी मॉर्निंग फुरकान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो पोल का आंसर। हाँ जी बिल्कुल दीजिए। मैं आई अवॉइड गोइंग टू any iftar party or to buffets, not because I have a very strong willpower. मेरे सामने आप 100 डिशेस भी रख दें तो मैं शायद सिर्फ 2 ही लूँ, लेकिन I feel guilty. I feel guilty कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर गरीब बैठा हुआ बेचारा नमक से अफ्तारी कर रहा है और हम 1000 रुपए की अफ्तारी कर रहे हैं। या बुफेस का आजकल यही रेट चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, हर साल बढ़ के आता है। जी हाँ। अच्छा, नाउ कमिंग टू एस्मा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि मेरी बेटी को एस्मा है, तो हमें डॉक्टर ने ये बताया दैट 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपसे आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा। पहली बात तो उसने बताई कि इट इज़ नॉट क्यूरेबल। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसको किसी चीज़ से एलर्जिक हो। उन्होंने कहा कि इट कैन ऑल्सो बी नॉन एलर्जिक। और तीसरी जो उन्होंने सिम्टम्स बताई उसमें वीजिंग, कॉफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चौथी बताई थी चेस्ट टाइटनेस। ये मुझे चेस्ट टाइटनेस जो है जरा समझाइए क्या मतलब होता है चेस्ट टाइटनेस। ठीक है फुरकान साहब, इन सब सवालात के जवाब दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पहला वो कि ये एलर्जिक नहीं है और ये क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल, जी हाँ। देखिए डिजीज़ में कुछ बीमारियों के एतबार से हमें ये देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि क्या उसे हम बिल्कुल कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम नमूनिया की बात कर लें तो हमें पता है कि नमूनिया एक खास ऑर्गेनिज्म से होता है, उसकी एक ख़ास ड्यूरेशन है, उसकी ख़ास सिम्टम्स हैं, उसकी वजह से ख़ास पैच में डैमेज होता है लंग का। लेकिन एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक फिनोमेना है। एलर्जिक फिनोमेना हम जैसे बताया कि आप बाहर से, अगर जिस्म के बाहर से एलर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, आप अपनी इंटरनल एलर्जीज को ख़त्म नहीं कर सकते, यकीनन उन ट्रिगर फैक्टर्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते जिसकी वजह से होता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यकीनन ये क्योरेबल नहीं है, ये ट्रीटेबल है। इस वक्त भी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो कि पूरी ज़िंदगी खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सर्शंस करते हैं, मैचेस खेलते हैं, रेसेस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और सिर्फ एक इन्हेलर सुबह में और एक इन्हेलर रात में वो ले लेते हैं। तो एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, जिससे हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि वो एक क्योरेबल तो नहीं है लेकिन एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है। तो यकीनन एक अच्छी विश के साथ आपको चलना चाहिए। इसकी इंटेंसिटी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो बहुत सारे लोग हमने देखा है वो कंट्रोल मेडिकेशन पे हैं, कई की मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब सिम्टम्स होती है ज़रूरत पड़ती है। तो यकीनन अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे ये उन्होंने कहा क्योरेबल नहीं है, लेकिन मैंने तो बहुत लोगों का देखा है कि बचपन में होता और विद एज फिनिश्ड। डिपेंड करता है। ये एक फिनोमेना होता था जी, हम पेशेंट्स को कहा जाता है कि जी 10 साल के बाद या 12 साल के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने आपसे बताया कि इस पर 2 तरह के ट्रिगर फैक्टर करते हैं। एक वही बात होती है कि इंटरनल, और एक इन्फेक्टिव या एलर्जी, या एक आपका जो बेसिकली जेनेटिक प्रोफाइल है, आपके वालदैन में, आपके भाई भाइयों में कितने लोगों को अस्थमा है, उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। या आप किस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, शायद आप उस एटमॉस्फेयर से निकले तो फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़,
अगर आपको एलर्जन पता चल चुका है कि दिस इज द पर्टिकुलर एलर्जन, तो आप उसके अगेंस्ट डिसेंसिटाइज भी तो करते हैं। अमूमी तौर पे अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि हम मेजर कुछ खास चीज़ों को छोड़ दीजिए जो बहुत माइनस में आती हैं, मैं अगर आपसे बात कर लेता हूँ कि अगर आपको या मुझे अस्थमा है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट से हो जाता है, तो उसकी डिसेंसिटाइजेशन डायरेक्टली तो कुछ नहीं है, अवॉइडेंस है। आप अवॉइड करेंगे ऐसे किसी फैक्टर को जिससे आप बच सकें। आपको अगर किसी बहुत ज़्यादा स्मेल से, बहुत ज़्यादा परफ्यूम से होता है बहुत लोगों को, अब अगर उससे है तो उससे आप डिसेंसिटाइज तो नहीं कर सकते अपने आप को। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स माइनली होते हैं लोकल से इन्फ्लेमेशन के लिए, जो इंटेंसिटी ऑफ द उसको ज़रा कम कर देते हैं, नेज़ल डिसेंसिटाइजेशन करते हैं ताकि उस चीज़ की शिद्दत आपको कम महसूस हो, उस चीज़ की वजह से जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो कम हो, लेकिन आप उसे प्रॉपर्ली डिसेंसिटाइज नहीं करते। ये जो प्रैक्टिस है इसका बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो डेटाबेस को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। एक एकेडमिक एक्टिविटी है जो चलती है, लेकिन एक डेटाबेस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी चीज़ को आप डिसेंसिटाइज करके ख़त्म कर सकते हैं अमूमी तौर पे। बाकी सवाल मैं उनके भूला हूँ। नहीं, वो बस इसी चीज़ से रिलेटेड उनके सवाल थे, किस तरह हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि बगैर किसी एलर्जी के, यकीनन मैंने कहा कि एलर्जी नोन और अननोन का फेर है। 80% में हम कोशिश करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, 20% में यकीनन हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो किस चीज़ से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एस्मा 2 स्टेज होता है? एस्मा की 2 स्टेज हम इसको कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोलेबल, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अगर हम एस्मा की कैटेगरीज आप और तरह से उसको इनिशियली मैनेज करते हैं, लेटर आप उसको दूसरी तरह मैनेज करते हैं। ट्रीटमेंट की स्टेजेस होती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 होता है कि इसमें शुरू में हम कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और शुरू में क्या देखना चाहिए। अब जो नई कैटेगरी है, नई जो गाइडलाइन है वो हमें बताता है कि एस्थमा को हमने सिंपली करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा। कंट्रोल्ड एस्थमा, अनकंट्रोल्ड एस्थमा। कंट्रोल एस्थमा वो है जिसमें आपकी डे टाइम एक्टिविटी या डेली एक्टिविटी मुतासर नहीं होती, ठीक है, आपको नाइट टाइम सिम्टम्स नहीं होते, आपको रिलीवर मेडिकेशन जिसे हम इनहेलर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, या पड़ती है तो हफ्ते में कोई लेस देन 2 टाइम्स होती है। अगर आपका वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाए तो उसकी एक्टिविटी PFE1 जो है वो 80% से ज़्यादा होती है। इसे हम कंट्रोल्ड एस्थमा कहते हैं। इस कंट्रोल एस्थमा की कोई खास मेडिकेशन स्टेज 1 में इसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। और दूसरा मुझे कैटेगरी कही कि अनकंट्रोल एस्थमा, इसमें तमाम सिम्टम वर्स हो जाती हैं, तो उसको हम दूसरे उसके इसमें ज़ाहिर मेडिकेशन में इजाफा करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और डॉक्टर साहब ने जो है एस्मा के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करने की डेफिनेटली कोशिश की और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता भी दी। आई एम श्योर आप अभी भी आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो हम दोबारा कभी इस टॉपिक को ज़रूर कवर करेंगे। अभी क्या हो चुका है, अभी वक्त हो चुका है प्रोग्राम के ख़त्म होने का और आपकी ड्यूटी शुरू होने का भी वक्त हो गया, यानी आपका हमको जो फेसबुक पे आप हमें फीडबैक देते हैं वो आप हमें देना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए हम कल वापस हाजिर होंगे और आपके फीडबैक के साथ आपकी जो वहाँ पे सवाल लिखे होते हैं उनके जवाब भी देने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो देते रहेंगे। आप हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।